बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में। पर उससे पहले हम हमारी रिवीजन कर लेते हैं आज की। आज भी हम वर्ड की कीज़ देखेंगे और आज हम वर्ड की कीज़ पूरी ख़त्म कर देंगे। तो अल्ट का यूज़ होता है मेनू बार को एक्टिव करने के लिए। तो अल्ट मेनू बार एक्टिव करने के बाद अगर आप ये दबाते हो तो एडिट टैब सिलेक्ट होता है। उसके बाद F दबाते हो फाइल टैब, G डिज़ाइन टैब, H होम टैब, M मेलिंग टैब, N इंसर्ट टैब, P पेज लेआउट टैब, अल्ट प्लस R रिव्यू टैब, S रेफरेंसेस टैब, W व्यू टैब। अल्ट के बाद ये दबाने के बाद अगर आप एस दबाते हो तो रिप्लेस की और भी है एक कंट्रोल प्लस H, अल्ट प्लस टैब स्विच बिटवीन न्यू ओपन एप्स, अल्ट प्लस क्लिक रिसर्च के लिए, अल्ट प्लस बैक स्पेस अंडू के लिए, अल्ट प्लस W प्लस E ड्राफ्ट व्यू, अल्ट प्लस W प्लस F रीड मोड व्यू, अल्ट प्लस W प्लस R, अल्ट प्लस W प्लस L वेब लेआउट व्यू, अल्ट प्लस W प्लस P प्रिंट लेआउट व्यू, अल्ट प्लस W प्लस U आउटलाइन व्यू, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब स्विच बिटवीन प्रीवियस ओपन एप्स, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस बैक स्पेस रीडू के लिए, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस C रिमूव डॉक्यूमेंट स्प्लिट के लिए, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस D इंसर्ट करंट डेट के लिए, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस I मार्क साइटेशन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस O मार्क टेबल ऑफ कंटेंट एंट्री डायलॉग बॉक्स के लिए, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस T इंसर्ट करंट टाइम के लिए, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस X मार्क इंडेक्स एंट्री डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो की मूव सिलेक्टेड पार्ट अप बाय वन लाइन, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की मूव सिलेक्टेड पार्ट बाय वन लाइन। अब आगे बढ़ते हैं। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस C कॉपीराइट के लिए सिंबल के लिए, अल्ट कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस D एंड नोट के लिए, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस E ईरो सिंबल के लिए, यूरो सिंबल के लिए, अल्ट कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F फुट नोट के लिए, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस H हाईलाइट के लिए, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस I प्रिंट प्रीव्यू के लिए, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस L अल्फ़ा न्यूमेरिक बुलेट्स के लिए, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस N ड्राफ्ट व्यू के लिए, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस O आउटलाइन व्यू के लिए, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस P प्रिंट लेआउट व्यू के लिए, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस R रजिस्टर मार्क सिंबल के लिए, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस S स्प्लिट द डॉक्यूमेंट विंडो, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस T ट्रेडमार्क सिंबल के लिए, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस V पेज स्पेशल के लिए, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 1 हेडिंग 1, 2 हेडिंग 2, 3 हेडिंग 3। और ये स्टाइल्स में दिखता है। ओपन की है कंट्रोल प्लस O या फिर कंट्रोल प्लस F12 या फिर अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2 दबाए या फिर कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F2 दोनों चलता है। सेव की कंट्रोल प्लस S शिफ्ट प्लस F12 या फिर अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F2, प्रिंट की कंट्रोल प्लस P कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12, पेस्ट की कंट्रोल प्लस V शिफ्ट प्लस इंसर्ट पेस्ट के लिए, फॉन्ट के लिए फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कंट्रोल प्लस D या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F, प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल प्लस F2 या फिर कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस I। ये जो है ये सिर्फ वर्ड में चलेगा और जो बाकी की है जितनी भी कंट्रोल प्लस F2 इंक्लूडिंग बाकी जितनी भी है ये सारी की सारी आपकी जो वर्ड है अपना वर्ड पावर पॉइंट और MS एक्सेल तीनों में चलती है, पर ये जो की है वो ओनली एंड ओनली वर्ड में ही चलेंगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लॉन्ग फॉर्म देख लेते हैं फटाफट। वैन का वाइड एरिया नेटवर्क, WWW का वर्ल्ड वाइड वेब, WWC का वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, वाईफाई का वायरलेस फिडेलिटी, वॉर्म का वंस राइट वंस रीड मेनी, वेब का वायर्ड इक्विपमेंट प्राइवेसी, वाईमैक्स का वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेटिबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, WLAN का वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, WLL का वायरलेस इन लोकल लूप, WYSI WYG का व्हाट यू सी इन व्हाट यू गेट, ये फर्स्ट HTML एडिटर भी था, विंडोज़ का वाइड इंटरएक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन, WAP का वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो ये हो गई हमारी जितनी भी हमने अब तक के वर्ड की कीज़ देखी थी वो सारी रिवीजन हो गई है वर्ड की कीज़। और हमारे जो लॉन्ग फॉर्म तो चलते रहेंगे
अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने अभी भी अच्छे से नहीं किया तो आप फंक्शन की और वर्ड की आज पूरा कंप्लीट कर लेना। तो वैसे ही हम रिवीजन करते रहेंगे। अब हमारे आज के टॉपिक पे आते हैं प्राइमरी मेमोरी पर। तो प्राइमरी मेमोरी को ही हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। आपको नहीं क्या, जो एमसीक्यू पूछे जाएंगे डायरेक्ट उसके हिसाब से आपका ये कोर्स चल रहा है। और ये जो कुछ भी पॉइंट है, आपको जो कुछ भी पॉइंट दिखेंगे वो एमसीक्यू जैसी बना सकते हो वैसी लिखे। ये नहीं लिखा मैंने कि मेमोरी स्टोरेज के लिए यूज़ होता है ऐसी, मतलब जो पूछा नहीं जा सकता वैसे मैंने लिखे नहीं। आप सभी को पता है, वो जनरल नॉलेज है, मेमोरी स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। तो वो लिख के कुछ फ़ायदा नहीं। तो मैंने जो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपको एग्ज़ाम में, वैसे ही आपके ये नोट्स बनाए हैं। तो प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी कहते हैं। और प्राइमरी द इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर दैट स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन विच द सीपीयू नीड्स इमीडिएटली फॉर प्रोसेसिंग। तो प्राइमरी मेमोरी को और क्या कहते हैं, इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। याद रखना, मेन मेमोरी भी कहते हैं, इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। तो the internal memory of computer that store data and instruction with the which the CPU needs immediately for processing। CPU को सी सीपीयू को बार बार जो लगता है प्रोसेसिंग के लिए, वो फटाक से देने के लिए, फटाक से मिलने के लिए हम प्राइमरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। याद रखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो कंप्यूटर मतलब जो इंस्ट्रक्शन और डाटा बार बार लगता है और फट से आने के लिए हम उसे इन प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू। देखो, सीपीयू उसे डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। किसे, प्राइमरी मेमोरी को। प्राइमरी मेमोरी डाटा को या फिर इंस्ट्रक्शन को टेम्परेरी स्टोर करता है, मतलब थोड़ी देर के लिए वो वहाँ पे वो स्टोर रहती है। इट इज़ यूजुअली वोलाटाइल मीनिंग डाटा इज़ लॉस व्हेन पावर इज स्विच ऑफ। जब आप वर्क कर रहे हैं, अगर आपका लैपटॉप या पीसी स्विच ऑफ हो जाता है, बैटरी ख़त्म हो गई या फिर कुछ हो गया, आप मतलब कंप्यूटर पे कर दे तो पावर चली गई, तो आपका जो डाटा है वो भी उड़ जाता है जो आप कर रहे हैं। तो ये प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल रहती है। जब पावर ऑफ हो जाता है तो जो कुछ भी है वो उड़ जाता है। इसका वोलाटाइल इम्पोर्टेंट वर्ड है, याद रखना। प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल रहती है। इट इज़ फास्टर देन सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज में क्या, हार्ड डिस्क, जो जो आगे पढ़ेंगे हम, हार्ड डिस्क, सीडी वगैरह, पेन ड्राइव, तो उससे प्राइमरी मेमोरी फास्ट होती है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से प्राइमरी मेमोरी फास्ट होती है, पर ये इसकी कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड रहती है। मतलब सेकेंडरी मेमोरी से छोटी रहती है प्राइमरी मेमोरी की कैपेसिटी। तो आगे देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी इसके दो टाइप्स है, एक रैम और एक रोम। तो आपको बता दूं कि जो ये रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स वही ये है। मतलब जो इसे प्राइमरी मेमोरी, हमने ऐसे दो टाइप्स दिए है, रैम रोम, प्राइमरी मेमोरी को। पर जो रैम है, रैम में आपको यही पूछेंगे, बताओ भाई कि भाई टेम्परेरी स्टोर कहाँ पे होता है, तो रैम में भी होता है। वोलाटाइल, रैम वोलाटाइल होती है, मतलब ऐसी। तो फिर भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। रैम का लॉन्ग फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम का काम क्या है, टेम्परेरी मेमोरी डैट स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन करंटली इन यूज़। टेम्परेरी स्टोर करता है डाटा और इंस्ट्रक्शन को। वोलाटाइल होती है, मतलब अगर पावर चले जाए तो डाटा भी और वो इंस्ट्रक्शन भी चली जाती है। तो स्पीड इज़ वेरी फास्ट, डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ सीपीयू। देखो पीछे भी बताया था, यहाँ पे भी सेम ही है। जो रैम होती है, मतलब उसके और इसके सेम ही रहती है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्पीड इज़ वेरी फास्ट, फास्ट होती है, और ये डायरेक्टली सीपीयू से कम्युनिकेट करती है। टाइप्स ऑफ रैम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फर्स्ट एस रैम, सेकंड डी रैम, थर्ड एस डी रैम, फोर्थ ई डी ओ रैम। याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ये जो चार है, इनके लॉन्ग फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है, और ये चार याद रखें। वैसे इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट थ्री मेजर है, और थ्री में से भी ये पहले दो ही ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है।
पर फिर भी आपको सभी याद करने का है। तो एस रैम और डी रैम हम कंपैरिजन के बेस पे इन दोनों को पढ़ते हैं, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। बताओ लॉन्ग फॉर्म क्या है एस रैम का, डी रैम का? चलो, एस रैम का लॉन्ग फॉर्म स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम का डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टोरेज यूनिट क्या है इनका? इसमें फ्लिप फ्लॉप है। फ्लिप फ्लॉप एस रैम में स्टोर करने के लिए हम फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं, याद रखिए इम्पोर्टेंट है। और डी रैम में कैपेसिटर का। तो ये फ्लिप फ्लॉप में हम वह एक बिट डाटा स्टोर कर सकते हैं। आप फिलहाल इतना ही याद रखिए। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, एस रैम में डाटा किस में स्टोर होता है? फ्लिप फ्लॉप में, और यहाँ पे कैपेसिटर में। रिफ्रेशिंग यहाँ पे नीड होती है, बार बार रिफ्रेशिंग नो नीड होती, मतलब नीड नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रेशिंग ये स्टैटिक होती है, तो यहाँ पे रिफ्रेशिंग का काम नहीं गिरता। और ये डायनेमिक में ज़रूरत गिरती है रिफ्रेशिंग की। और स्पीड में ये एस रैम फास्टर है और ये स्लोअर है। डी रैम स्लोअर है एस रैम से, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रेशिंग की यहाँ पे डी रैम में रिफ्रेशिंग की नीड गिरती है और यहाँ पे नहीं गिरती, इसलिए ये फास्टर है और ये स्लोअर है। कॉस्ट देखते हैं तो ये एक्सपेंसिव है और ये चीपर है। और पावर कंजम्पशन यहाँ पे ज़्यादा पावर कंजम्पशन होता है एस रैम में, और डी रैम में कम पावर कंजम्पशन होता है। एप्लीकेशंस, ये जो कैश मेमोरी है, कोई कैश मेमोरी कहते हैं, कोई कैच मेमोरी कहते हैं, तो जो कहना है कहो, उसका कुछ नहीं, पर एप्लीकेशन याद रखना। एस रैम का एप्लीकेशन है कैश मेमोरी, और डी रैम का मेन मेमोरी। तो जो मेन मेमोरी है तो वहाँ पे यूज़ होती है। तो कैश मेमोरी क्या है वो देख लेते हैं हम। तो कैश मेमोरी वेरी स्मॉल वेरी फास्ट मेमोरी लोकेटेड बिटवीन सीपीयू एंड रैम। जो सीपीयू और रैम के बीच में होती है ये, तो सोचो कितना फास्ट है। वैसे रैम ही बहुत फास्ट होती है, तो ये सोचो आप कितना फास्ट होंगी। तो जो एकदम आपको जल्दी जल्दी इंस्ट्रक्शन टेम्परेरी स्टोर करती है ये कैश मेमोरी, मतलब जो आपको फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है बार बार, तो वो हम इधर उधर नहीं रखते, वो कैश मेमोरी में ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो यहाँ का सेकंड पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन और डाटा फॉर क्विक एक्सेस। इम्पोर्टेंट है सेकंड पॉइंट, ना जाने कितने बार एग्ज़ाम में मतलब पूछा गया है कि फ्रीक्वेंटली डाटा और जो इंस्ट्रक्शन है वो क्विकली एक्सेस करने के लिए हम कौन सी मेमोरी का यूज़ करते हैं? तो कैश मेमोरी, याद रखना। कैश मेमोरी भी वोलेटाइल होती है, याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। सेकंड पॉइंट भी ये सभी जितना भी देख रहे हैं आप सभी इम्पोर्टेंट है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एच डी रैम, एच डी रैम का लॉन्ग फॉर्म सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। याद रखिए सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। जहाँ पे भी सिंक्रोनस वर्ड आता है तो ये टाइम से रिलेटेड हो जाता है, टाइम के साथ साथ चलता है, मतलब ऐसे ही साइकिल के वाइज। तो ये याद रखिए लॉन्ग फॉर्म क्या है, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस डी रैम का। तो ये a type of DRAM that is synchronized with the CPU clock speed। ये CPU की जो क्लॉक स्पीड, मतलब जो इसका यूनिट होता है CPU क्लॉक का हर्ट्स, तो मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन साइकिल्स पर सेकंड है, तो उसे CPU क्लॉक कहते हैं। तो इसके साथ सिंक्रोनाइज होती है, सिंक्रोनाइज चलती है, तो इसके वजह से वो फास्टर हो जाती है नॉर्मल डी रैम से, क्योंकि ये सिंक्रोनस प्रोसेसर के साथ सिंक्रोनस होती है, फास्टर दैन ट्रेडिशनल डी रैम बिकॉज इट वर्क्स इन सिंक्रोनस विद द प्रोसेसर। एग्जीक्यूट मल्टीपल इंस्ट्रक्शन पर क्लॉक साइकिल, मतलब मल्टीपल इंस्ट्रक्शन हर एक क्लॉक साइकिल के साथ एग्जीक्यूट करती है एच डी रैम। वाइडली यूज इन मॉडर्न कंप्यूटर्स में ज़्यादातर यूज़ होती है एच डी रैम। तो यहाँ पे आप ये जो लॉन्ग फॉर्म है वो याद रखिए, और ये सिंक्रोनस सिर्फ लॉन्ग फॉर्म याद रखिए अच्छे से, बाद में आप जब फिर से आएंगे तब ये अच्छे से कर लेना ये रिवीजन। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये अच्छे से कर लेना है।
ईडीयू रैम का लॉन्ग फॉर्म एक्सटेंडेड डाटा आउट रैम, एक्सटेंडेड डाटा आउट रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद रखना लॉन्ग फॉर्म। ये डी रैम से फास्टर होती है। कौन सी? ईडीओ रैम डी रैम से फास्टर होती है। ये जो ओल्डर पीसीस थे उसमें डी ईडीओ रैम रहती थी, अभी एब्सोलेट हो गई है, मतलब संपुष्ट में आ चुकी है। तो ये पेंटियम सिस्टम ऑफ द 1990s में यूज़ किया था इसे, रिप्लेस बाय एच डी रैम। ये जो है सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, तो इसे इसने सिंक्रोनस डायनेमिक रैम ने रिप्लेस कर लिया है अभी। तो ये हो गए हमारा रैम का क्लासिफिकेशन। अब हम रोम देखते हैं, रीड ओनली मेमोरी। तो जो रोम होती है वो परमानेंट मेमोरी होती है, जो रैम थी वो टेम्परेरी थी, पर जो रोम है वो परमानेंट मेमोरी है और ये नॉन वोलाटाइल होती है। याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है, नॉन वोलाटाइल होती है। ओनली रीड नॉट रिटर्न इन ओरिजिनल फॉर्म। देखो क्या पे ओरिजिनली, ये जो इसका ओरिजिनल फॉर्म है वहाँ पे सिर्फ ये रीड करने में काम आती है, इसमें हम लिख नहीं सकते। फिर जो जो मॉडिफिकेशन आगे आगे बनते गए, अलग अलग प्रकार के आते रहे, फिर उसमें हम मॉडिफिकेशन भी करना, मतलब हमें वो फैसिलिटी दी कि आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। पर इन ओरिजिनल फॉर्म जब बनाई थी रोम, तो इसका काम सिर्फ रीड करने का है, उसमें हम कुछ भी मतलब छेड़छाड़ नहीं कर सकते, रिटर्न नहीं कर सकते हम। यूज टू स्टोर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एंड फर्मवेयर का मतलब है प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम। जो रोम में प्रोग्राम स्टोर होते हैं उसे फर्मवेयर कहते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। यूज टू स्टोर बायोस एंड फर्मवेयर, तो ये जो रोम में प्रोग्राम स्टोर होते हैं तो उसे फर्मवेयर कहते हैं। टाइप्स ऑफ रोम इम्पोर्टेंट है, क्या क्या होते हैं? मास्क रोम होता है, पी रोम होता है, ई पी रोम होता है, ई पी रोम होता है, और एक फ्लैश मेमोरी भी होती है। तो एक एक करके हम देखते हैं क्या क्या होता है। इनके लॉन्ग फॉर्म्स इम्पोर्टेंट है और इनके फंक्शन भी इम्पोर्टेंट है। तो मास्क रोम, डाटा इज़ रिटर्न ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब जब ये बनती है तभी इसमें हम राइट करते हैं, फिर उसके बाद हम राइट नहीं कर सकते या फिर मॉडिफाई नहीं कर सकते। कैन नॉट बी मॉडिफाइड लेटर, मतलब बाद में हम एक बार वो बन गई, मैन्युफैक्चर हो गई, तो उसके बाद हम इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। किसे? मास्क रोम को हम उसके बाद मॉडिफाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इम्पोर्टेंट है, पूछेंगा। या फिर इसमें ट्रू फॉल्स वाला भी जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है वो पूछता है, ऐसा पूछ लेंगा। मतलब 4 स्टेटमेंट दे देंगे पहले, मास्क रोम कैन बी मॉडिफाइड, एक स्टेटमेंट दे दिया, फिर दूसरा तीसरा चौथा कुछ भी दे देंगे और ऑप्शन में रहेगा ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ट्रू, या फिर सेकंड में रहेगा ओनली टू, या फिर फोर्थ स्टेटमेंट इज़ ट्रू। मतलब ऐसे जब ट्रू एंड फॉल्स वाला जो एमसीक्यू बनता है वहाँ पे आपको ये पूछ सकता है, या फिर डायरेक्ट भी पूछ सकता है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। कैन नॉट बी मॉडिफाई, ये मॉडिफाई नहीं हो सकती, कुछ भी बना के दे देगा ट्रू या फिर फॉल्स में पूछने के लिए। तो थ्योरी भी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूज़ वेयर परमानेंट फिक्स इंस्ट्रक्शन आर नीडेड, जैसे कि एम्बेडेड सिस्टम में। सपोज़ एम्बेडेड सिस्टम मतलब जैसे कि टेस्ला कंपनी की कार है, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर कौन सी भी कंपनी की कार है, जैसे कि टाटा की, मतलब जो अच्छे अच्छे लेवल की कार है, तो उसमें अगर कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो फटाक से एयर बैग्स ओपन हो जाती है। तो ये उसमें परमानेंटली आपने क्या इंस्ट्रक्शन दे देते हैं एम्बेडेड सिस्टम में, तो वो नहीं क्या उसमें छेड़छाड़ नहीं करते हम। तो जहाँ पे ऐसा फिक्स इंस्ट्रक्शन देने का काम देता है वहाँ पे आप मास्क रोम वो स्टोर करने के लिए हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। आगे है पी रोम। पी रोम का लॉन्ग फॉर्म बताओ क्या है? पी रोम का लॉन्ग फॉर्म, बढ़िया, प्रोग्रामेबल रोम। चलो, इनिशियली ब्लैंक एंड कैन बी प्रोग्राम ओनली वंस यूजिंग अ पी रोम प्रोग्रामर। ये इनिशियली ब्लैंक रहती है, फिर हम इसे अपने हिसाब से प्रोग्राम करते हैं।
ये जब मैन्युफैक्चर होती है तभी वो बना डालते हैं, पर ये हम अपने हिसाब से प्रोग्राम, आपको प्रोग्रामिंग वगैरह आती है तो आप ये एक बार ही प्रोग्राम कर सकते, फिर वो उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हम। वंस रिटर्न डाटा कैन नॉट बी इरेज, मतलब मिटा भी नहीं सकते और कुछ भी नहीं कर सकते एक बार होने के बाद। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। यूज़ फॉर परमानेंट स्टोरेज ऑफ डाटा आफ्टर टेस्टिंग, टेस्ट वगैरह करने के बाद परमानेंट स्टोरेज के लिए ये यूज़ होता है, पर एक बार लिखने के बाद ये मॉडिफाई नहीं होता, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ईपी रोम, ईपी रोम का लॉन्ग फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ईपी रोम का लॉन्ग फॉर्म है। कैन बी इरेज बाय एक्सपोजिंग इट टू यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट से आप इसे इरेज कर सकते हैं। और आफ्टर इरेजिंग इट कैन बी रिप्रोग्रामर, जैसे कि इसमें है इरेजेबल प्रोग्रामेबल, मतलब इरेज भी कर सकते हो और प्रोग्राम भी कर सकते हैं रोम को, याद रखें, इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग फॉर्म इम्पोर्टेंट है और इनके वर्क्स भी इम्पोर्टेंट है, और ये भी पूछे जाएंगे आपको यूवी लाइट से मतलब किससे इरेज होगा, तो यूवी लाइट से आप इसे इरेज करते हैं। तो अब देखते हैं आगे। ईईपी रोम, ईईपी रोम का लॉन्ग फॉर्म इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो लिखा है फ्लैश मेमोरी, मैं आगे बताता हूँ आपको, पर याद रखें जो फ्लैश मेमोरी है वो ईईपी रोम का टाइप है। फ्लैश मेमोरी ईईपी रोम का टाइप है, याद रखें। कैन बी इरेज एंड रिप्रोग्राम इलेक्ट्रिकली, ये उसमें हमने यूवी लाइट से किया था, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल इरेज रिप्रोग्राम, इलेक्ट्रिकली आप इरेज कर सकते हो और रिप्रोग्राम भी कर सकते हो। इरेजिंग एंड राइटिंग इज़ डन बाइट बाय बाइट, मतलब बाइट बाय बाइट आप इसे इरेज या फिर मतलब इसमें राइट कर सकते हो। तो जो है फ्लैश मेमोरी, यहाँ पे नहीं क्या बाइट बाय बाइट है, तो फ्लैश मेमोरी आप ब्लॉक्स या सेक्टर वाइज वो इरेज या राइट कर सकते हैं। तो ये आगे हम अभी यहाँ पे आप इतना ही याद रखो कि ईईपी रोम में, ईईपी रोम का टाइप है फ्लैश मेमोरी, उसमें आप जो डाटा होता है वो ब्लॉक्स या फिर सेक्टर के हिसाब से इरेज या फिर राइट होता है, तो ये फास्टर होता है फ्लैश मेमोरी, और ये ईईपी रोम फ्लैश मेमोरी से स्लो होता है, क्योंकि ये बाइट बाय बाइट इरेज या फिर राइट करता है। फिर से बताता हूँ, ये फ्लैश मेमोरी फास्टर होती है किससे, ईईपी रोम से, और ईईपी रोम स्लो होती है फ्लैश मेमोरी से। तो ये इसका एग्ज़ाम्पल मतलब जो पेन ड्राइव है वो है। तो ये वैसे हम प्राइमरी मेमोरी देख रहे हैं, पर ये नहीं क्या थोड़ा सा पेन ड्राइव की मतलब सेकेंडरी मेमोरी की इधर चला जाता है वो पार्ट, तो इधर में वो नहीं लेता। तो आप अभी फ़िलहाल इतना याद रखिए, फास्टर होती है और ये इसका टाइप है। आगे देखते हैं फ्लैश रोम। तो यहाँ पे याद रखो, जो फ्लैश रोम है उसे ही कस्टम रोम कहते हैं, और ये एंड्रॉयड डिवाइसेस में यूज़ होती है, जहाँ पे जो हमने देखा था बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम वो और फर्मवेयर स्टोर करने के लिए भी फ्लैश रोम का यूज़ होता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, फ्लैश रोम को ही कस्टम रोम कहते हैं। और यहाँ पे देखो नेम सेम है, पर नहीं क्या काम अलग अलग है और अलग अलग इसमें है। तो देखो ईईपी रोम का टाइप है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मतलब ये जो हम जैसे कि एकदम फ्लैश होता है कैमरा फ्लैश, फटक से हो जाता है स्पीडली एकदम, वैसे झटके में काम हो जाता है इनका। तो ये ब्लॉक्स मतलब जो बाइट बाय बाइट है, मतलब 8 बिट को बाइट कहते हैं, वैसे ये इरेज और ये होता है। तो जो ब्लॉक और वो जो सेक्टर रहते हैं वो लाइट से बड़े होते हैं, तो वो फटक से हो जाते हैं। यहाँ पे ये रोम है और ये मेमोरी है, कन्फ्यूज़ मत होना जाना। तो फ्लैश रोम को ही कस्टम रोम कहते हैं और ये एंड्रॉयड डिवाइसेस में होती है। और इसमें क्या स्टोर होता है, जो फर्मवेयर है या फिर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की जो ये रहते हैं बायोस, तो वो हम फ्लैश रोम में स्टोर करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे आज का होमवर्क है आपका, बहुत बड़ा होमवर्क है। क्या है होमवर्क, आपको रिवीजन 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 ही करने की है। अब तक जितना भी आपने पढ़ा सारे पॉइंट्स अच्छे से
आपको यह इस टॉपिक के और पीछे जो कुछ भी मैंने आपको प्लेलिस्ट में वैसे दिया है, प्लेलिस्ट बनाई है, जितने भी वीडियो लेक्चर हुए हैं वो सभी अच्छे से करना है आपको। तो ये आज का आपका होमवर्क है। तो आपको जो प्राइमरी मेमोरी में है, आपने इतना भी कर लिया जो मैंने बताया है, तो आपके मतलब अच्छे मार्क्स हो जाएंगे। अगर आपसे नहीं बनता तो समझ लो वो मैक्सिमम स्टूडेंट से वो क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं, क्योंकि बहुत अच्छे से आपको मैंने बना के दिया है और सिखाया भी है कि कैसा क्या होता है। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेस्ट कंटेंट है। आपको वो नहीं बताया कि मेमोरी स्टोरेज के लिए यूज़ होता है, ऐसे जो मतलब पूछे ही नहीं जाते क्वेश्चन, सबको पता है मेमोरी स्टोरेज के लिए यूज़ होता है, वो काय को पूछेंगे और उसमें टाइम पास भी हो जाता है वो ऐसे थ्योरी पढ़ाने में। तो आपको पर्टिकुलर मैंने जो कंटेंट बनाया, जैसे कि फ्लैश में फ्लैश रोम कोई कस्टम रोम पूछते तो आपको क्वेश्चन होगा फ्लैश रोम इज़ ऑल्सो कॉल्ड, नीचे कुछ भी दे देंगे अलग सलग, उसमें एक कस्टम रोम रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। और जैसे कि ये थेराटिकल मैंने बताया है, उसके उसमें तो कुछ भी पूछ सकता है वो। तो ये जितना भी पढ़ा है मैंने वो सारी थ्योरी इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका स्टडी लेक्चर ख़त्म होता है। अब आज गुरु मंत्र की बारी, और आज के मंत्र गुरु मंत्र में हम मॉक टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मॉक टेस्ट देना मतलब नहीं, आपने अगर एक भी मॉक टेस्ट नहीं दी और आप अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट करके आप पेपर में जाते हो तो आपका सिलेक्शन होगा क्या? तो इसका जवाब है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर अभी के कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होगा। क्योंकि मॉक टेस्ट नहीं क्या हम क्यों देते हैं, क्योंकि दो दो चीज़ें के लिए हम मॉक टेस्ट देते हैं। फर्स्ट, इससे आपको मतलब आपका मेन टाइम मैनेजमेंट के लिए हम देते हैं सबसे पहले। और सेकंड है कि हम हमारी एबिलिटी पहचान सके, हम पूरी जितनी भीड़ है उसमें मतलब क्या स्टेटस है हमारा। वर्ड यूज़ करूँ लैंग्वेज में थोड़ा गावरानी, तो हमारी औकात क्या है वो पता चलती है। फिर भी उसमें भी आप उसके डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि नहीं क्या बहुत सारे बच्चे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मॉक देते हैं। तो वो आपको एक्यूरेट नहीं देता, पर फिर भी आप मतलब अपना स्टेटस देख सकते हैं आप कहाँ पे हो। तो देखते हैं मॉक में, हम आते हैं हमारे टॉपिक पे फिर भटकते नहीं इधर उधर। तो एक होती है टॉपिक मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज होती है, एक सब्जेक्ट वाइज होती है और एक फुल मॉक टेस्ट होती है। तो आपका समझो टॉपिक हो गया कौन सा, आपने शॉर्टकट कीज पढ़ ली सारी की सारी। तो जो आप फिर टॉपिक मॉक टेस्ट कभी भी दे सकते हो, इसका कुछ लोड नहीं है। पर मेरा एक सजेशन है कि आपने कि आज अगर आपने जैसे कि प्राइमरी मेमोरी पढ़ा, तो आप मेमोरी यूनिट की टेस्ट आज ही मत दो, क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ा है तो आपको वो सब आता होगा, तो आप फटाफट अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर वो आप बिना मतलब रिवीजन करे 2 दिन 3 दिन के बाद देते हो तो आपको पता चलेगा कि मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो ये तब इम्पोर्टेंट बन जाता है। फिर उसके बाद आप रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं, आपकी गलतियाँ कापी हुई मॉक में वो देख के और आप अपने टॉपिक के रिवीजन करेंगे तो वो टॉपिक आपका एकदम मस्त हो जाएगा। फिर आते हैं ऐसे आपको सारे टॉपिक्स के देना है। फिर सब्जेक्ट मॉक, जैसे कि कंप्यूटर सब्जेक्ट है, तो ये कब देना चाहिए? वैसे तो आप जब पूरा आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट आप अच्छे से कर लेते हैं तभी देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और फुल मॉक भी आप जब अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, देखो 100% सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता, आप 100% टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि शॉर्टकट कीज़ और जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है सब कुछ। पर वो एग्ज़ाम में नहीं क्या मतलब सिलेक्शन के लिए आपका हो जाएगा उतना पूरा, पर नहीं क्या उसमें भी कौन से क्वेश्चन होते हैं वो नहीं क्या बनाई इस तरीके से होते हैं कि वो बच्चा कर ना पाए, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, पर वो एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन मतलब 100% तो नहीं होता, पर आपको 10 to 100% रहना है कभी भी सिलेबस के। तो
फुल मॉक आपको फ़िलहाल नहीं देना चाहिए। जब आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए या फिर आप मतलब कंप्लीट होने पर है तब आप दे सकते हैं। आपको पता ही चलता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं इतनी कि आपके एक दो टॉपिक रह गए तभी भी आप दे सकते हैं। मेन इम्पोर्टेंस है मॉक का एक टाइम मैनेजमेंट और एक होता है आपका, आपको पता चलता है सबसे मेन इम्पोर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। मतलब आपको अभी जितना टाइम लग रहा है श्योर हूँ मैं कि आपको नहीं कि एग्ज़ाम में उससे ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि आप यहाँ पे आपका पूरा जो है वो आप पूरे इक्विपमेंट्स पूरे तैयारी के साथ रहते हैं। वहाँ पे आप थोड़े ढीले गिर जाते हैं, मतलब पैनिकनेस वगैरह वो रहती है थोड़ी सी, समझ सकता हूँ। पर वो आप जितने ज़्यादा मॉक देंगे आपका उतना मतलब आप अच्छे से तैयारी करके मतलब तैयार रहेंगे वो सब कुछ झेलने के लिए। तो मॉक टेस्ट में अगर आपको समझो कि टाइम पूरा नहीं है, टाइम सफिशेंट नहीं आपके लिए, तो आप वो बढ़ाने के लिए आप पहले कुछ जैसे आपने मॉक दिया, आपका 1 घंटे का मॉक है, सपोज़ आपके एग्ज़ाम 1 घंटे की है, तो आप पहले के 10 मिनट छोड़ दो उसे, मतलब चालू करके रख दो। आप 50 मिनट्स में ही दो मॉक, मतलब उससे आपको कम टाइम में क्वेश्चन तो उतने ही अटेम्प्ट करने हैं, टास्क वही रखो, मतलब कम टाइम में आपको वो करने की आदत गिराओ। ऐसी ऐसे जब करोगे आप तो आपका प्रेशर तब बढ़ेगा। तो आप मतलब एग्ज़ाम हॉल में आपको ज़्यादा कुछ टेंशन गिरने की मतलब टेंशन नहीं गिरेगा ऐसा टाइम मैनेजमेंट के रिलेटेड। तो बस अच्छे से आपका पहले ये आपको पहले भी बताया प्रायोरिटी क्या है आपका, सिलेबस कंप्लीशन। फिर उसके बाद टॉपिक, आप टॉपिक वाइज मॉक कभी भी दे सकते हैं। फिर सब्जेक्ट वाइज भी, मतलब जब सब्जेक्ट कंप्लीट होता है तब दो। और फिर ये अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं फुल मॉक में, जैसे कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, अलग अलग जो कुछ भी है, जीके जीएस ऐसा आते रहता है। तो पहले टॉपिक वाइज तो कभी भी दे सकते हैं। फिर ये सिम आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तभी देना। तो आपके हिसाब से बताता हूँ, आपको जैसा अगर आपकी स्ट्रेटेजी होंगी तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। पर अगर मैंने जो बताया उसमें का आपको कुछ भी काम का लगा है तो आप उसे इम्प्लीमेंट करिए ज़रूर। तो चलो अब हम इसे वाइंड अप करते हैं आज के लेक्चर को। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर फिनिश।